हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आ रखी हूँ एक नया प्रश्न हिस्ट्री का। धन निर्गमन से आप क्या समझते हैं? ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए। या फिर धन के निष्कासन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि धन निर्गम का अर्थ बताइए, क्रियाविधि क्या होती है इसकी, भारतीय आर्थिक विकास को इससे किस प्रकार कुंठित किया गया ये बताना है। या फिर धन निष्कासन क्या है, इसके प्रभाव बताइए। इसकी एक जो थी शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखी है, आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये आपकी लॉन्ग वीडियो जब आपके 15 नंबर का क्वेश्चन आता है या उसके आसपास का आता है तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका शॉर्ट भी तैयार हो जाएगा और लॉन्ग भी तैयार हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। धन निष्कासन का अर्थ। धन निष्कासन से तात्पर्य उस धन से है जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था, किंतु उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। धन दो प्रकार से बाहर जाता था, या तो मुद्रा के रूप में या फिर पदार्थों के रूप में। यह धन निष्कासन धातु मुद्रा के रूप में कम तथा वस्तुओं के व्यापार के रूप में अधिक जाता था। अंग्रेज भारत से जितना राजस्व प्राप्त करते थे, उस धन से वस्तुएं खरीदकर बाहर भेज देते थे। उन वस्तुओं के बदले में कोई अन्य वस्तु या धातु मुद्रा प्राप्त नहीं होती थी। यह धन निष्कासन अनेक रूपों में होता था, जैसे अंग्रेज अधिकारियों द्वारा इंग्लैंड में अपने परिवार को भेजा गया धन, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अपने समस्त बचत को इंग्लैंड भेजना, भारत सरकार तथा अंग्रेज अधिकारियों द्वारा इंग्लैंड में बनी हुई वस्तुओं को खरीदना, भारत में रेलों तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए ऋण पर ब्याज तथा मूलधन चुकाना आदि। जो धन भारत से निष्कासित हो जाता, वही निष्कासित धन सार्वजनिक ऋण के रूप में पुनः भारत आ जाता था, जिसे चुकाने के लिए ब्याज सहित अधिक धन निष्कासित करना पड़ता था। दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, धन निष्कासन दो प्रकार से होता था। प्रथम, यूरोपीय अधिकारियों द्वारा अपनी बचत को इंग्लैंड भेजने से। द्वितीय, निष्कासन उन यूरोपवासियों द्वारा जो स्वयं ब्रिटिश शासन तंत्र के अधिकारी नहीं थे। धन भारत के बाहर भेजने से होता था। यह निष्कासन भारत को अपनी पूंजी निर्माण से वंचित करता था। भारतीय धन के निष्कासन की मात्रा। आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी तथा जी.वी. जोशी ने 1883 से 1892 ईस्वी तक के 10 वर्षों में धन निष्कासन की राशि 359 करोड़ बताई है। प्रोफेसर रमेश चंद्र दत्त का कथन था कि 1757 ईस्वी से 1939 ईस्वी की अवधि में औसतन 30 लाख पाउंड प्रतिवर्ष इंग्लैंड भेजे जाते थे। विलियम डिग्बी के अनुसार 1757 से 1815 तक की अवधि में 1000 मिलियन पाउंड की राशि भारत से निकलकर अंग्रेजी बैंकों में पहुंच गई। डी.ई. वाचा के अनुसार 1860 से 1900 ईस्वी तक की अवधि में 30 से 40 करोड़ रुपयों की राशि इंग्लैंड भेजी जाती थी। जॉर्ज विनगेट के अनुसार 1835 ईस्वी से 1851 ईस्वी तक 42,21,611 पाउंड प्रतिवर्ष धन का निष्कासन होता था। प्रोफेसर C.N. वकील के अनुसार 1834 ईस्वी से 1924 ईस्वी के वर्ष में भारत से निष्कासित होने वाली राशि 394 मिलियन पाउंड से लेकर 591 मिलियन पाउंड थी। धन निष्कासन के साधन। अंग्रेजी कंपनी की लूट। कंपनी ने अपनी इच्छानुसार भारतीय नरेशों को गद्दी पर बैठाकर उनसे विलुप्त धन प्राप्त किया। प्लासी के युद्ध के बाद जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बना तो उसने कंपनी को लगभग 3 करोड़ रुपए दिए। इसके अतिरिक्त तो उसने अंग्रेज अधिकारियों को 12.5 लाख पाउंड दिए। इसी प्रकार जब जब बंगाल की गद्दी पर नया नवाब बैठता था तो वह कंपनी और उसके अधिकारियों को विलुप्त धन, नजराने आदि के रूप में देता था। नंबर 2 है अंग्रेजी कंपनी द्वारा व्यापार। अंग्रेजी कंपनी ने भारत के व्यापार पर नियंत्रण करके अतुल धनराशि इंग्लैंड भेजी। व्यापार इस प्रकार से किया जाता था कि कच्चे माल खरीदने के लिए पूंजी राजस्व की बचत से ले ली जाती थी। कंपनी ने लूट खसोट कम मूल्यों पर माल भारत में खरीद कर ऊंचे मूल्य पर विदेशों में बेचने आदि से अपनी पूंजी पर 87.5% वार्षिक दर से लाभ कमाया। बंगाल से प्राप्त होने वाले राजस्व एवं विवरण के अनुसार कंपनी प्रशासन के प्रथम 6 वर्षों में बंगाल का शुद्ध राजस्व 1,30,66,991 पाउंड और कुल खर्च 90,27,609 पाउंड था। और इस प्रकार 40,39,152 पाउंड का शुद्ध अधिशेष रह जाता था। अधिशेष की यह राशि वस्तुओं के रूप में इंग्लैंड भेज दी जाती थी। 1878 से 79 ईस्वी में रेमजे मेकडोनाल्ड
ने कहा था। भारत को प्रतिवर्ष 2 करोड़ पाउंड का माल इंग्लैंड भेजना पड़ता था। इसके बदले में उसे कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता था। नंबर 3 है सार्वजनिक ऋण। भारत में होने वाले युद्धों तथा ब्रिटिश प्रशासन संबंधी में जो भी व्यय होते थे उन्हें भारतीय ऋण कहा जाता था। 1914 से पहले ब्रिटिश पूंजी का लगभग 97% भाग भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे रेल, सड़क परिवहन, बैंक, चाय, रबर आदि के बगीचों, कृषि साधनों के उपयोग आदि के रूप में लगा हुआ था। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए ऋण लिया था, जिसका घातक प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। भारत से जो धन इंग्लैंड जाता था वही धन सार्वजनिक ऋण के रूप में पुनः भारत आ जाता था। दादा भाई नौरोजी का कथन है कि भारत का धन ही भारत से बाहर जाता था और फिर वही धन भारत को ऋण के रूप में दे दिया जाता था, जिसके लिए उसे और धन ब्याज के रूप में जुटाना पड़ता और यह एक दुष्चक्र था जिसे तोड़ना कठिन था। 1792 में यह ऋण ब्याज के साथ 70 लाख रुपए था, जो 1850 से 51 में 5 करोड़ 50 लाख रुपए हो गया था। 1857 में यह ऋण 6 करोड़ 90 लाख रुपए हो गया था। 1900 में सार्वजनिक ऋण की राशि 22 करोड़ 40 लाख पाउंड हो गई थी। 1939 से 40 में यह राशि 1200 करोड़ रुपए हो गई थी। होम चार्जेस। होम चार्जेस में भारत सचिव के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, अंग्रेज अधिकारियों की पेंशनें तथा भत्ते की राशि, सुरक्षित सेवाओं पर व्यय, इंडिया कौंसिल का व्यय, चीन तथा ईरान के दूतावासों का व्यय, सार्वजनिक ऋण तथा उनका ब्याज एवं भारत में विभिन्न विभागों के लिए किया गया व्यय सम्मिलित था। भारत पर सैनिक व्यय का भार बहुत अधिक था। ब्रिटिश सरकार चीन, फारस, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि में बड़ी बड़ी सेनाएं रखती थी, जिसका समस्त खर्च भारत पर डाला जाता था। इस प्रकार चीन और फारस में खुलने वाले दूतावासों का व्यय भी भारतीय कोष पर डाला जाता था। इंग्लैंड में जो अधिकारी भारत के शासन का कार्य करते थे, उनका खर्च भी भारतीय जनता को चुकाना पड़ता था। सैनिक तथा असैनिक पदों के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात अंग्रेज अधिकारियों की पेंशन के लिए करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष इंग्लैंड भेजा जाता था। 1902 से 3 में केवल पेंशन तथा अन्य भत्तों के रूप में इंग्लैंड भेजा जाने वाला धन भारतीय राजस्व का 12% था। भारत पर होम चार्जेस की राशि 25 लाख पाउंड थी। वह 1933 से 34 में बढ़कर 275 लाख पाउंड हो गई थी। नेक्स्ट है रेल निर्माण। भारत में रेलों के निर्माण के लिए अंग्रेज पूंजीपतियों को अत्यधिक लाभ पर ठेके दिए गए। उन्हें पूंजी विनियोग पर शुरू में 5% का गारंटी ब्याज तथा लाभ में आधा आधा हिस्सा देना स्वीकार किया गया। इस प्रकार 1849 से 1900 की अवधि में भारत को 58 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा, जो अंग्रेज पूंजीपतियों को गारंटी भुगतान के रूप में चुकाया गया। नंबर 6 है विनियोग। कंपनी अपने अर्जित लाभ का जो हिस्सा इंग्लैंड नहीं भेजती, उसे भारत में विनियोग माना जाता था, जिस पर भारतीयों से ब्याज व लाभांश वसूल लिया जाता था। इस विनिमय की राशि 1903 से 15 की अवधि में औसतन 19.23 लाख पाउंड वार्षिक थी। नंबर 7 है मुद्रा विनिमय। 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में प्रचलित सिक्कों को बंद करवा दिया और नई मुद्रा प्रचलित की। नई मुद्रा के पक्ष में 1912 में एक सुरक्षित कोष का निर्माण किया गया। इस कोष की राशि भारत में जमा नहीं होकर इंग्लैंड में बिना ब्याज के जमा की गई तथा बाद में 8 से 12% की सामान्य ब्याज दर पर इंग्लैंड में जमा करवाई गई। अंग्रेज ने इस राशि का अपने हित के लिए खुलकर दुरुपयोग किया। कृषि का वाणिज्यीकरण। अंग्रेजों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। अन्न के स्थान पर गन्ना, कपास, तिलहन, पटसन, चाय, तंबाकू आदि के उत्पादन पर बल दिया गया। इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने भारत के विभिन्न प्रदेशों में भूमि खरीदकर चाय, नील, कॉफी का उत्पादन करना शुरू कर दिया तथा इससे मिलने वाले लाभ को इंग्लैंड भेजा जाने लगा। खनिज और वन संपत्ति। ब्रिटिश सरकार खानों और वनों पर अपनी स्वामित्व मानती थी। खनिज संपदा भारतीय धन के निष्कासन का एक प्रमुख साधन बनी हुई थी। कोयले, लोहे आदि की अनेक खदानों पर ब्रिटिश पूंजी लगाकर उनका लाभ इंग्लैंड पहुंचाया जाता था। ब्रिटिश सरकार ने वनों की बहुमूल्य सामग्री से भी करोड़ों रुपया कमाया। ब्रिटिश सरकार ने 1916 से 1919 ईस्वी तक भारत से 4 लाख पाउंड मूल्य की लकड़ी इंग्लैंड को निर्यात की। नंबर 10 है अन्य साधन।
भारत से अफीम का निर्यात चीन को किया जाता था और इस व्यापार का लाभ इंग्लैंड को भेज दिया जाता था। सरकारी आय का व्यय भी इस प्रकार किया जाता था कि जिससे अंग्रेजों को अधिक लाभ हो। केवल 15% सार्वजनिक कल्याण के कार्यों पर खर्च किया जाता था। इस खर्च में निरंतर वृद्धि होती चली गई। जहां 1856 में व्यय की राशि 3 करोड़ 20 पाउंड थी, वहीं 1870 से 71 में बढ़कर 4 करोड़ 80 लाख पाउंड हो गई। इससे आंतरिक आर्थिक निष्कासन में निरंतर वृद्धि होती चली गई। 75% राजस्व गरीबों से ले लिया जाता था, क्योंकि राजस्व आबकारी, नमक कर, स्टैम्प कर आदि का अधिकतर भाग उन्हीं को देना पड़ता था। लगान की दर इतनी अधिक थी कि किसान सदैव ऋण की भार से दबा रहता था। दादाभाई नौरोजी के अनुसार 1880 में आमदनी प्रति व्यक्ति केवल 20 शिलिंग थी और उसका 4% केवल नमक कर पर खर्च करना पड़ता था। भारत में करों से प्राप्त होने वाली धनराशि इंग्लैंड भेज दी जाती थी तथा इंग्लैंड के आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए खर्च कर दी जाती थी। धन निष्कासन के परिणाम। धन निष्कासन के निम्नलिखित परिणाम हुए। नंबर 1 है निर्धनता में वृद्धि। धन निष्कासन के परिणाम स्वरूप भारत में निर्धनता बढ़ती चली गई। धन, खाद्यान्न, कच्चे माल आदि के निष्कासन के कारण पैदावार कम हो गई तथा देश में गरीबी बढ़ती गई। धन निष्कासन के कारण पूंजी का अभाव हो गया, जिसके कारण औद्योगिक विकास न हो सका। दादाभाई नौरोजी के अनुसार धन का निष्कासन ही भारत की निर्धनता का प्रमुख कारण था। डॉक्टर पुरी, चोपड़ा तथा दास ने लिखा था कि भारत की संपत्ति बराबर इंग्लैंड भेजी जाती रही, जिसके कारण गरीबी तेजी से बढ़ती गई। भारत की गरीबी ब्रिटिश शासन का सबसे भयंकर परिणाम थी। 2 है भारतवासियों का पूंजी संचयन में असमर्थ होना। धन निष्कासन के कारण भारतवासी पूंजी संचय में असमर्थ थे। पूंजी की हानि के कारण देश की आय तथा रोजगार पर बुरा प्रभाव पड़ता था। यदि यही धनराशि भारत में रह जाती तो उससे अधिक धन प्राप्त किया जा सकता था। इस प्रकार धन निष्कासन के कारण भारत में पूंजी निर्माण में को हानि हुई। भारत में विदेशी पूंजी का एकाधिकार। धन निष्कासन के कारण भारत में विदेशी पूंजी का एकाधिकार स्थापित हो गया। ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत में अपनी पूंजी लगाई तथा उसका सारा लाभ इंग्लैंड चला गया। इस पूंजी निवेश में उन्हें भारतीयों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी। भारत में रेलों के निर्माण का कार्य ब्रिटिश पूंजीपतियों को सौंपा गया तथा उन्हें उनकी पूंजी पर ब्याज और 5% लाभ की गारंटी दी गई। इससे ब्याज पूंजीपतियों को लाभ कमाने का अवसर मिल गया। इसी प्रकार इंग्लैंड के पूंजीपतियों का भारतीय उद्योगों पर एकाधिकार बना रहा, जिससे भारतीय उद्योगों का पतन हुआ। 4 है करों का भार। धन निष्कासन के कारण भारतीयों पर करों का बोझ अत्यधिक बढ़ गया। भारत में प्रति व्यक्ति आय का 14% से अधिक का कर भार था, जबकि इंग्लैंड में यह केवल 7% से भी कम था। इसके अतिरिक्त एक निर्धन व्यक्ति को या कम आय वाले व्यक्ति को इन करों को चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ता था और ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज के कारण उन पर आर्थिक बोझ निरंतर बढ़ता ही जाता था। भारत में करों से प्राप्त होने वाली राशि को भारतवासियों पर खर्च नहीं किया जाता था। इस प्रकार धन निष्कासन के कारण कृषि के लिए भी पूंजी का अभाव हो गया। नंबर 5 है भारतीय कृषि का पिछड़ापन। धन निष्कासन के कारण भारतीय कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रोफेसर आर.सी. दत्त के अनुसार किसानों से भारी लगान वसूल किया जाता था और उनसे प्राप्त लगान की राशि का प्रयोग भारतीय कृषि के विकास में नहीं किया जाता था। इस प्रकार धन निष्कासन के कारण कृषि के लिए भी पूंजी का अभाव हो गया। शिक्षा है औद्योगिकरण में बाधा। धन निष्कासन के कारण भारतीयों के पास साधनों का अभाव हो गया, जिससे औद्योगिकरण में बाधा पड़ी। डॉक्टर एम.एस. जैन का कथन था, भारत के औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए प्रमुख कारण अंग्रेजी सरकार की वह आर्थिक नीति थी जिसके अनुसार धन निष्कासन करके भारत को निर्धन बना दिया गया। इस निष्कासन से यहाँ पूंजी संचय नहीं हो सका। भारत को अपनी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया और इंग्लैंड से में निर्मित वस्तुओं को भारत के बाजारों में अत्यधिक संख्या में भेजना आरंभ हुआ, जिससे यहाँ औद्योगिक विकास की आवश्यकता न हो। भारत से कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा दिया गया। इस प्रकार भारत औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा रहा। 7 है भारतीय व्यापारियों को हानि। धन निष्कासन के कारण व्यापार की शर्तें भारत के प्रतिकूल रहती थी, क्योंकि भारत को निर्यात की राशि आयात से अधिक रखनी पड़ती थी। भारतीय व्यापारियों को विदेशी औद्योगिक देशों में से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। इस प्रतियोगिता में भारतीय व्यापारियों को अपना माल खपाने के लिए अपना माल सस्ती दरों पर बेचना पड़ता था। इससे भारतीय व्यापारियों को हानि उठानी पड़ती थी। 8 है लघु एवं कुटीर उद्योगों का विनाश। धन निष्कासन के कारण भारत से कच्चा माल सस्ती दरों पर इंग्लैंड भेजा जाता था और वहां से निर्मित माल ऊंची कीमतों पर भारत के बाजारों में बेचा जाता था। भारत के लघु एवं कुटीर उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण नष्ट होते चले गए, जिससे देश में गरीबी तथा बेरोजगारी बढ़ गई। 9 है बार बार आकार बढ़ना। भारत निष्कासन के कारण भारत में गरीबी बढ़ती गई। धन निष्कासन के कारण भारत में गरीबी बढ़ती गई। पूंजी के अभाव में औद्योगिक विकास न हो सका। यह भारतीयों की निर्धनता का मूल कारण था। इस कारण देश में बार बार अकाल पड़ने लगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लगभग 24 अकाल पड़े, जिनमें 2 करोड़
85 लाख लोग मृत्यु के मुंह में चले गए। 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए। 10 है गांवों में गरीबी की वृद्धि। धन निष्कासन के कारण गांवों में गरीबी बढ़ती गई। यद्यपि ब्रिटिश सरकार को किसानों से प्राप्त होने वाले राजस्व में काफी आमदनी होती थी, परंतु नगण्य भाग ही गांवों पर खर्च किया जाता था। इससे गांवों में निर्धनता बढ़ती गई। 11 है कृषि उत्पादन में कमी। अंग्रेजों ने कृषि का वाणिज्यीकरण करके तथा व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देकर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर दिया। राजस्व वसूली की कठोरता तथा उत्पादन में कमी ने कृषकों को निर्धन और भूमिहीन बना दिया। वाणिज्यिक फसलों के कारण अन्न की कमी होने से किसानों के भूखे मरने की नौबत आ गई। 12 है किसानों तथा मजदूरों की शोचनीय स्थिति। धन निष्कासन का किसानों तथा मजदूरों पर घातक प्रभाव पड़ा। किसानों से भू राजस्व इतना अधिक लिया जाता था कि वे सदैव ऋण के बोझ से दबे रहते थे तथा उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। ग्रामीण उद्योगों के नष्ट हो जाने से अनेक किसानों को अपनी जमीनें बेचनी पड़ी और जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी करनी पड़ी। धन निष्कासन के कारण लोगों की क्रय शक्ति का ह्रास होने लगा तथा वे अकाल, महामारी आदि के शिकार बन गए। वे अनेक प्रकार के अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों के शिकार हो गए। वे अनेक प्रकार के शिकार बन गए। बढ़ते हुए करों, भू राजस्व आदि के कारण किसानों तथा निम्न वर्ग के लोगों की दशा शोचनीय हो गई। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 19वीं शताब्दी के अंत में मजदूरों को केवल 2 आने प्रतिदिन का वेतन मिलता था, जो उनके दैनिक भोजन के लिए भी अपर्याप्त था। इस प्रकार धन निष्कासन के कारण भारत में निर्धनता बढ़ती गई तथा जनसाधारण की दशा शोचनीय हो गई। इसमें सीधा सीधा ये बताया गया है कि हमारे जो देश में जो धन था वो जो है इंग्लैंड भेजा जाता था। सबसे ज़्यादा ब्रिटिश लोगों के द्वारा ये इंग्लैंड भेजा जाता था और हमारा आधे से ज़्यादा धन तो इंग्लैंड ही चले गया। इसलिए भी शायद हम लोग भुखमरी और गरीबी के जाल में पिछे हुए हैं अभी भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। ये था प्रश्न। थैंक यू।